जीवन 25 से शुरू होता है, उसके लिए यह अंत था। माँ को एक पतली और खूबसूरत दुल्हन की तलाश थी। उनका विवाह बहुत शानदार तरीके से हुआ। वह खाने का समय था। अगर रोटियां गोल नहीं बनी या गरम नहीं परोसी जाती तो वह फेंक देता। उसका पागलपन और बढ़ गया। जिंदगी असह्य हो गई और वह अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठी थी। मेरे पापा कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है? उसकी जिंदगी उससे इतनी बेवफा क्यों हो गई? हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक नई स्टोरी आपके सामने। एक दिन जिंदगी बदल जाएगी, प्यार और प्रेरणा की एक कहानी। ये इस बुक का नाम है एक दिन जिंदगी बदल जाएगी। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। इस स्टोरी को पूरा सुने, बहुत अच्छी स्टोरी है। जब जिंदगी के सफ़र में पत्थर ही मिले तो उन पत्थरों से खुद अपना रास्ता बनाओ। मैं क्यों? भगवान तुम्हारी जय बात सुनकर तंग आ गया है। समायरा ने घर के कोने में चमकती हुई लाइट देखी। चेन्नई में 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट उसे कभी भी घर जैसा नहीं लगा। दिए की पीली रोशनी ने अपना अंतिम नृत्य किया और अपनी स्थिति को उजागर करते हुए विदा हुई। उसकी उंगलियां कांप रही थी, जैसे वह किसी कागज पर साइन कर रही हो। लोग कहते हैं कि जीवन 25 से शुरू होता है, लेकिन उसके लिए यह अंत था। जो होना था हो चुका था। उसने अपना सूटकेस पैक किया, बस वही जरूरी सामान लिया जो उसका अपना था। उसे अंधेरे में धकेले जाने का डर दिखाया। अनजाने में उसने अपने बालों को कानों के पीछे करके बांध लिया। एक सिंपल सा सलवार सूट पहने हुए उसे मालूम नहीं था कि वह कितनी मासूम लग रही है। बिना सोचे समझे उस दिन काले रंग का सूट पहन लिया। उसने कानों में सोने की छोटी बालियां और कलाई घड़ी को छोड़कर अपने सारे गहने पीछे छोड़ दिए, क्योंकि वे उसके नहीं थे। पसीने की बूंदों ने उसके माथे पर बिंदी लगा दी थी। उसे इसका सामना करना ही था। जब तक वह जिंदा है, वह कभी भी उसे फिर से देखना नहीं चाहती थी। हवा के साथ बाहर निकलते हुए उसने अपने मायके के लिए बस पकड़ी। वह खाली थी। उसके दिल और जिंदगी की तरह उसके मन ने उसे ताना मारा। उसने खुद को कोसा। आशीष ने यह तय कर लिया था कि वह उसके आत्मसम्मान को खत्म करके रखेगा। वह इसके बारे में जानती थी, पर फिर भी उसने यह सब होने दिया। खिड़की वाली सीट लेते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके गाल गिले थे, आंसू अभी भी उसकी पलकों से चिपके हुए थे। इस रिश्ते को कामयाब बनाने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन यह एक तरफा और कठिन काम था। दूसरी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। आशीष की माँ को एक पतली और खूबसूरत दुल्हन की तलाश थी। उसके चमकदार बाल और तीखी नाक ने उसकी सुंदरता बढ़ा दी थी। उसके गालों के डिंपल ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। थोड़ा सा वह जानती थी कि उसके सुंदर रूप ने सबको आकर्षित कर लिया है। सगाई के बाद वे बात करने लगे और साथ में बाहर भी जाने लगे। यह उसकी जिंदगी का सबसे प्यारा समय था। वह आशीष को अपने सपनों का राजकुमार समझने लगी।
उसने उस समय को याद किया जब वह अपने कान और तकिए के बीच मोबाइल फोन के साथ सो जाती थी। वह उस दिल के आकार के तकिए को भी प्यार से दुलारती थी जो उसने उसे तोहफे में दिया था। उसके खजाने का डिब्बा उसके तोहफे, टेडी बियर, मग और सूखे गुलाबों से भरा था। उसने पागलों की तरह उस छोटे से खजाने से प्यार किया था। उनका विवाह बहुत शानदार तरीके से हुआ था। रिश्तेदार भी बहुत खुश थे। मस्ती और बहुत सारे खाने की डिशों से भरा हुआ था, कोई भी कमी नहीं थी। उसके पापा को इन सब का बिल चुकाना था। लेकिन शादी के एक हफ्ते बाद ही सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ खत्म हो चुका था। समायरा ने आशीष का दूसरा रूप देखा। शादी के पहले ही दिन से आशीष ने उसे एक IT पेशेवर के रूप में अपना कैरियर छोड़ने के लिए मजबूर किया और रसोई तक सीमित रहे। परेशान समायरा सिर्फ गायन में ही खुशी पाती थी। उसे बचपन से ही ताल और लय से प्यार था। उसने समायरा की इच्छाओं को ख़त्म कर दिया और उसकी प्रतिभा का मजाक उड़ाया। उसके शब्दों ने उसे इतना आहत किया कि उसने गाना ही छोड़ दिया। उन दर्द भरे दिनों को याद करके समायरा का दिल जैसे ठहर सा गया। वह खाने का समय था और उसका माथा पसीने से तर रहा था। अगर रोटियां गोल नहीं बनी या गर्म नहीं परोसी जाती तो आशीष प्लेट को उस पर फेंक देता। उसकी माँ बहुत बड़ा मजाक बना देती, जैसे उन्होंने सालों से खाना नहीं खाया हो। समायरा उस प्लेट को वापस फेंकना चाहती, लेकिन उसकी शिष्टा उसे रोक देती। वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती, बल्कि पूरी कोशिश करती कि उसकी रोटियां नरम बने और गर्म परोसे। अपने काम में व्यस्त वह गाने लगी। उसे इसकी जानकारी तब तक नहीं थी जब तक कि खाने की मेज से आवाज़ उसके पास नहीं पहुंच गई। सोचती है कि बड़ी गायिका है, आशीष ने मजाक उड़ाया। बाथरूम सिंगर, उसकी सास ने टिप्पणी की। आशीष मुस्कुराया, किसी काम की नहीं हो। अपने गायन की विशेषता को प्रकट करते हुए उसकी माँ ने कहा, उसकी आवाज़ तो कच्ची है। अगर मेरी संगीत शिक्षक ने इसका गाना सुना होता तो वह इसे थप्पड़ मार देती। उसने बड़ी चतुराई से इस तथ्य को छिपाया कि उसकी शिक्षक ने पहले सप्ताह के बाद ही उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया था। उससे कहो गाना बंद करें, नहीं तो मैं उल्टी कर दूंगा, उसने मजाक उड़ाया। समायरा रुक गई। वह रसोई से बाहर निकली और बाथरूम में भाग गई। इन भयानक लोगों को उसके आंसू कभी नहीं दिखने चाहिए। देखो तुमने क्या किया, उसकी माँ ने चिल्लाकर कहा। क्या? आशीष ने कहा। अब हमारी रोटियां कौन बनाएगा? गुस्से में आशीष ने बाथरूम के दरवाजे पर खटखट की। हमारा खाना कहाँ है? अगर तुम बाहर नहीं आई तो तलाक के पेपर तुम्हारे बाहर इंतजार कर रहे हैं, उसने चिल्लाकर कहा। समायरा चुपचाप बाहर निकली। उसका चेहरा उदास था। उसने अपने आंसू साफ किए। समायरा ने गरम गरम रोटी उन खुदगर्ज लोगों को दी जो हमेशा उसे तंग करते हैं। अपने माँ बाप, समाज और शादी जैसा संस्था के लिए वह पिछले 2 साल से सब कुछ सहती रही। वह लोग जो उससे हमेशा अपना काम
निकलवाते रहते थे। चीज़ें फिर भी कभी नहीं बदली। सही होने के लिए उसका पति अब पूर्व पति कभी नहीं बदला। वह सोचती थी कि बच्चा होने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। माँ ना बनने को लेकर सुमायरा को ही ताने दिए। उसने सुमायरा की आलोचना करना बंद तब किया था जब आशीष की रिपोर्ट सुमायरा के हाथ लग गई थी, जो कुछ और ही कहानी बता रही थी। इससे उसे झटका लगा, लेकिन वह फिर भी मजबूती से उसके साथ खड़ी रही। वह उसकी सेहत का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन आशीष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका पागलपन और बढ़ गया और जिंदगी खराब हो गई। वह बाहर रहने लगा और कई दिनों तक घर नहीं आता, और आखिर जब वह शराब पीकर एक लड़की को घर लाया तब सुमायरा ने फैसला किया बहुत हो गया, अब वह इनको सबको बर्दाश्त नहीं करेगी, मैं तलाक चाहती हूँ। सुमायरा ने अगले दिन कांपती आवाज़ में कहा तो आशीष उसकी माँ उसे घूरने लगे। ऐसे कोई हिंदुस्तानी लड़की अपने पति से बात करती है? उसकी माँ ने चिल्लाकर कहा। ऐसे कोई हिंदुस्तानी लड़का अपनी शादी के बाद व्यवहार करता है? सुमायरा ने उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा जो आराम से बेड पर सोई हुई थी। वह आदमी है, उसकी माँ ने सफाई दी। आशीष ने सुमायरा को मारने के लिए हाथ उठाया। उसने हाथ पकड़ते हुए कहा, बस आशीष, अगर तुमने मुझे मारा तो घरेलू हिंसा के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन जाऊंगी। सुमायरा की तेज आवाज़ से आशीष को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। वह उसकी माँ की तरफ मुड़ी। मैं सिर्फ तलाक चाहती हूँ और कुछ नहीं। मुझे बेचीज़ें करने के लिए मजबूर ना करें जो मैं नहीं करना चाहती। सुमायरा का ऐसा रूप देखकर उसकी माँ ने तलाक के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वह जानती थी उसका बेटा गलत है। वह शांति से जय सब चाहती थी ताकि सुमायरा इन चीज़ों को सार्वजनिक ना करे। उसके माता पिता उसके दुखों से अनजान थे। सुमायरा ने तय कर लिया था कि अब वह इसी तरह जिएगी, वापस मुड़कर नहीं देखेगी। अपने हाथ में तलाक के कागज लिए वह अपनी माँ की गोद में किसी बच्चे की तरह सिर रखकर सब कुछ भुला देना चाहती थी। बस नगर जाकर रुकी। जब सुमायरा घर पहुंची तो उसने महसूस किया कि कुछ सही नहीं है। उसके अंकल राम और आंटी प्रीति दरवाजे पर खड़े थे। राम उसके पापा के छोटे भाई थे। खास उत्सवों पर वे उससे बात करते थे, लेकिन शादी के बाद से सुमायरा ने उन्हें नहीं देखा था। गुलाब के फूलों से प्रवेश द्वार सजा हुआ था। उनके पड़ोसी बाहर मंडरा रहे थे। सुमायरा, तुम कहाँ थी? उसके अंकल दौड़कर उससे मिलने के लिए आए। अंकल, वह लड़खड़ाई और कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढने लगी। हम 2 घंटे से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद है। क्या कुछ गलत हो गया अंकल? सुमायरा ने पूछा। एक अजीब से एहसास ने उसे पकड़ रखा था। उसका अनुभव उसे चेतावनी दे रहा था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसके अंकल की
हक लाइट से उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। प्रीति उसकी तरफ दौड़ी और रोते हुए कहा, हमने एक कार दुर्घटना में तुम्हारे मम्मी पापा और भाई को खो दिया है। उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। समायरा प्रीति ने उसके कंधों को हिलाया। नहीं, मेरे मम्मी पापा नहीं, मेरा भाई नहीं, क्या नहीं हो सकता? उसके दिल ने कहा। नहीं बेटी, प्रीति ने बहुत हल्की आवाज में कहा। दुखों की लहरों ने उसे हिलाकर रख दिया था। हे भगवान! समायरा इस बात को किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अरे कहीं ये सब मजाक तो नहीं कर रहे हैं? वह इन सब पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। नहीं नहीं, मेरे साथ यह सब नहीं हो सकता। लेकिन उसके चारों ओर सब वास्तविक था। भगवान कैसे उन सबको छीन सकता है? अभी तो उनके साथ जीने के बहुत साल थे। उसकी आंटी ने दुखी भाव से कहना जारी रखा। उनके विलाप से समायरा को होश आया। उसके परिवार ने उसे अंधेरे में छोड़ दिया। ना मम्मा, ना पापा और बहादुर भाई जो अजय दिखता था, वह भी नहीं रहा। इस सच्चाई ने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। समायरा बेहोश हो गई। इसके लिए थोड़ा पानी लाओ, अंकल ने जोर से कहा। आराम से समायरा, तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती। उसकी अंकल की आवाज़ ने कुछ घंटे बाद ही समायरा को हकीकत में वापस ला दिया। वह बहुत खाली महसूस कर रही थी और उसने बस अपना सिर हिला दिया। उसका घर रिश्तेदारों से खचाखच भरा पड़ा था और वह उन्हें वहाँ से भगाना चाहती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर रही थी और ना ही कुछ महसूस कर रही थी। उसे कुछ भी स्पर्शनीय नहीं लग रहा था। वह अंदर से बर्फ की तरह जम चुकी थी। घर के एक कोने में बैठी समायरा की आंखों से एक बूंद आंसू नहीं गिरा। वह कल्पना कर रही थी कि जब सब चले जाएंगे तो उसकी मम्मी पापा आएंगे, जैसे वे हमेशा आते थे। उसकी मम्मी उसकी पसंद की कॉफ़ी बनाएगी और उसके पापा उसे गाड़ी में बैठाकर समुंदर के किनारे ले जाएंगे। वे आगे वाली सीट के लिए अपने भाई से लड़ाई करेगी। वे सब साथ में मजे करेंगे और वह उन सब के लिए रेत का किला बनाएगी। वह एक खुशहाल परिवार था जिसकी उसे आदत थी। तुम क्या करने जा रही हो? अंकल की आवाज़ से समायरा को होश आया। दृष्टि से उनकी ओर देखा। अरे राम, बताओ, इसे प्रीति ने जोर देकर अपने पति से कहा। मुझे क्या बताना है? समायरा ने धीरे से पूछा। उसे सबसे गहरा झटका लग चुका था और कोई भी चीज उसे दुख नहीं पहुंचा सकती थी। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कर्ज में छोड़ गए, अंकल ने सहानुभूति के साथ समायरा को बताया। जो उन्होंने तुम्हारी शादी के लिए किया था, और अब तुम्हारा भाई भी नहीं रहा। उसकी आंटी ने उसे याद दिलाया। अब तुम्हें इस कर्जे को उतारना है। मुझे बैंक से फोन आया था, तुम पर 30 लाख रुपए उधार है। राम ने समायरा को बताया। तुम्हारे पास एक रास्ता है समायरा। प्रीति के शब्द बहुत
अपनी आंटी की बात नहीं समझ पा रही थी। तुम अपना घर बेच दो, हम तुम्हारा कर्ज चुका देंगे और बैंक के साथ भी लेन देन कर लेंगे। क्या हम अपनी प्यारी बच्ची के लिए इतना भी नहीं कर सकते? राम बोला। अंकल राम बहुत शर्मिंदा नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अपराध बोध नजर आ रहा था। समायरा को अपने पापा की बात याद आई जब उन्होंने कहा था कि उनके इस अपार्टमेंट की कीमत 60 लाख रुपए है, लेकिन अब यह बात जरूरी नहीं थी। पैसे का लाभ अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसके हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, फिर हम कागजात तैयार करवा देते हैं। प्रीति ने धक्का देकर अपने पति को खींचा। वह इस सौदे को जल्दी से पक्का कराना चाहती थी, इससे पहले कि कोई समायरा से प्यारी प्यारी बातें करके उसे इस सबसे बाहर निकाले। चलो इसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे, वह बाकी सामान भी इकट्ठा कर लेगी। तुम कागजात पर साइन करने के बाद ही जहाँ से जा सकती हो। प्रीति ने बहुत उदार में स्वर कहा। अपना ध्यान रखना समायरा। उसके अंकल ने बहुत प्यार से समायरा का हाथ पकड़ा। वे उसे छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। मैं कर लूंगी, उसने कहा। क्या तुमने सुना? मुझे पता था कि समायरा एक मजबूत लड़की है। चलो अब चलते हैं। आंटी ने समायरा की पीठ थपथपाई। सब खत्म हो चुका था। क्यों किसी ने आशीष के बारे में नहीं पूछा? क्योंकि उसके चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। इसका मतलब यह था कि हर किसी को उसके तलाक के बारे में पता था। उसने इस विचार को अपने से दूर किया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वह बिल्कुल अकेली थी। कोई परिवार नहीं, कोई माँ बाप भी नहीं। उसे अपनी माँ से बात करनी थी। उन्होंने बताया था कि उसके पास अब कोई भी नहीं है और उसकी आंटी ने उसके साथ धोखा किया। वह अपनी इस विडंबना पर हंस रही थी और अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठी थी। हे भगवान, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? मेरे पापा कहाँ हैं? मेरी मम्मी कहाँ है? वह पूरी तरह से टूट गई थी और उसकी हथेली फर्श पर जोर से जा लगी। उसके रोने की आवाज़ उस खाली घर में गूंज रही थी। वह पूरी तरह से रो रही थी। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसके आंसुओं से फर्श पूरी तरह से भीग चुका था। कई घंटे हो गए। भगवान ने सिर्फ उसके माँ बाप को छीना, बल्कि उसके छोटे भाई को भी उससे छीन लिया। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने फर्श पर दोबारा से जोर से हाथ मारा। उसके दिल से खून बह रहा था। जब अपने भाई के साथ बिताए हुए पल उसे याद आ रहे थे। भाई, तुमने अपने वादे पूरे करने होंगे। तुमने मुझे कहा था कि अपनी पहली सैलरी से मेरे लिए नए कपड़े लेकर आओगे, लेकिन तुमने तो मुझे इससे पहले ही छोड़ दिया। उसकी आवाज़ टूट गई थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी जिंदगी उससे इतनी बेवफा क्यों हो गई और मैं ही